समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजली क्यों कड़कती है। तो जो हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं उसको आप देखिए। आंधी तूफान के दौरान बादल जब तेज़ हवा के कारण ऊपर की उठते हैं और ख़ास तौर पर गर्म सीज़न में ऐसा होता है तो उनमें नमी बढ़ती है ऊपर की तरफ उठते हुए, और ऐसे में ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण बादलों के जो ऊपरी हिस्से हैं उनमें नमी बर्फ़ के कणों में बदल जाती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं जहां पर तापमान बहुत कम होता है। तो नमी जो है वो बर्फ़ के कणों में बदलती है। बादलों के बीच के हिस्सों में बर्फ़ के छोटे कण और छोटे ओलों का मिश्रण हवा में तैरता रहता है, और निचले हिस्सों में बारिश की बूंदें और पिघलते छोटे ओले तेज़ हवा में तैरते रहते हैं, और हवा इनको एक तरह से इनके बीच में घर्षण पैदा करती रहती है। नीचे से गर्म हवा ऊपर को उठती है और इस घर्षण के कारण इन नम कणों में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, यानी वो आवेशित हो जाते हैं। बादलों में ऊपर की ओर बर्फ के जो हल्के कण हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जो आप लाल रंग से यहाँ देख रहे हैं, और बादलों में नीचे की ओर जो नमी है, बारिश की बूंदें हैं, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बादलों में नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज बनने के कारण वो नीचे ज़मीन की ओर पॉजिटिव चार्ज के उत्पन्न होने को प्रेरित करते हैं, और इसकी वजह से बादल और ज़मीन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पैदा होती है। ये वोल्टेज जब एक तय सीमा क्रिटिकल लिमिट से को क्रॉस करती है, उस तक पहुंचती है, तो बादल के निचले हिस्से और ज़मीन के बीच की हवा से होकर अचानक बिजली का तेज़ी से प्रवाह हो जाता है, जिसे हम बिजली कड़कने की तरह देखते हैं। और यही अपोजिट चार्ज बादलों के बीच में भी बिजली कड़कने की वजह बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या अलग अलग बादलों के बीच में भी। तो बिजली कड़कती जब है तो उसके आसपास की जो हवा है वो 25 से 30 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। ऊंची इमारतों या ऊंचे पेड़ों के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज बनने के कारण बिजली के पहले उन पर गिरने की आशंका रहती है, और इसलिए बड़े जो इमारतें हैं उनके बाहर नहीं खड़ा होना चाहिए या पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। और पेड़ों पर आग भी लग सकती है, इमारतों में टूट फूट भी हो सकती है। बिजली अगर एक खुले खेत में हो तो वहाँ भी गिर सकती है, और ऐसी खुली जगह पर अगर कोई इंसान खड़ा हो तो वो भी बिजली का शिकार बन सकता है, झुलस कर जान गंवा सकता है। अगर कोई बच भी जाता है तो उसे काफ़ी शारीरिक नुकसान की आशंका रहती है। बिजली गिरने से इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है कि शरीर को बहुत बुरी तरह वो नुकसान पहुंचा सकती है, अपाहिज तक कर सकती है, कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकती है। लेकिन इस आसमानी बिजली से बचने के तरीके भी हैं, जैसे इमारतों को बिजली गिरने से बचाने के लिए उनमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाना चाहिए, तड़ित सुरक्षा प्रणाली जिसे बोल सकते हैं। इसके लिए इमारत में सबसे ऊपर लाइटनिंग रॉड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बिजली जब गिरती है तो उसको कैच करें और फिर सीधे उसे ज़मीन में पहुंचा दें किसी डाउन कंडक्टर के ज़रिए, और अर्थिंग उसकी प्रॉपर ज़मीन में होनी चाहिए। तो आजकल जो इमारतें बन रही है उनमें इसका इस्तेमाल होता है, जिनमें ये नहीं होता है वहाँ आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर से नुकसान हो सकता है। कई जगह लापरवाही बढ़ती जाती है, ख़ासतौर पर लोग जो अपने मकान बनवाते हैं इस बात का ध्यान नहीं रखते। भारत में जो शहरी इलाके हैं वहाँ लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उनका कवरेज महज 2% है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये 0 ही है। कई ऐतिहासिक इमारतों में लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लगाए गए, इसलिए उनमें बिजली गिरने से नुकसान होता है, और जहां लगाए गए वो बची रहे। बिजली लोगों पर भी गिर सकती है और मौत का कारण बन सकती है, और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आंधी तूफान के दौरान बाहर खुले मैदानों या खेतों में न निकलें, किसी ऊंची जगह पर खड़े न हों, किसी ऊंची चीज़ जैसे पेड़ या किसी ऐसी चीज़ के नीचे खड़े ना हो जिससे होकर बिजली प्रवाहित हो सकती है ज़मीन के अंदर तक। घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाज़ों से दूर रहें, बाहर हैं तो कार के अंदर बैठे रहें, पानी में न तैरें, पतंग न उड़ाएं, मशीनरी के इस्तेमाल से बचें, खासतौर पर बाहर के इलाके में, घरों से बाहर। किसी मैदान में अगर फंसी गए हैं तो दोनों पैर मिलाकर नीचे उकड़ू बैठ जाए, ताकि आपकी हाइट कम से कम हो और बिजली आसपास की किसी और ऊंची जगह से के संपर्क में आए, आपके संपर्क में ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना, ख़ास तौर पर पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, ये बार बार बताया जाना ज़रूरी है। मौसम पर काम करने वाले कई सरकारी संस्थानों और मौसम विभाग के साथ काम करने वाली संस्था क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, इसने बिजली गिरने से होने वाली आपदाओं के प्रति जागरूक करने और इससे होने वाली मौतों को कम से कम करने के लिए लाइटनिंग रिजिलियंट इंडिया कैंपेन भी चलाया था। इस अभियान के मुताबिक 2019-20 से 2020-21 के बीच बिजली गिरने की घटनाएं 34% बढ़ गई, जबकि 2020-21 और 2021-22 के बीच 19.5% घट गई। तो ये क्यों घटी?
बिजली गिरने की इन घटनाओं के कम होने की वजह ये बताई गई कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा था और तब प्रदूषण कम हुआ। हवा में एरोसोल यानी जो कण हैं उनका स्तर कम था और भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम कमोबेश स्थिर रहा था। तो कहीं ना कहीं बिजली गिरना जो है उसका मौसम से, आबो हवा से लेना देना है। कई अध्ययन बताते हैं कि प्रदूषण बढ़ने और धरती के गर्म होने से बिजली गिरने की आशंका ज्यादा बढ़ रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा 2014 में जारी किए गए एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया में हवा के औसत तापमान में प्रति 1 डिग्री की बढ़ोतरी से बिजली गिरने की घटनाओं में 12% का इजाफा हो सकता है। एक और अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों ने किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, इन्होंने जुलाई 2022 में एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसके मुताबिक हवा में एरोसोल्स यानी वो कण जिनको हम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके घनत्व के बढ़ने का सीधा सीधा रिश्ता बिजली कड़कने की तीव्रता से है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और दुनिया में बिजली गिरने की घटनाओं के बढ़ने का सीधा ताल्लुक आंधी तूफानों की तीव्रता और उनकी बारंबारता, उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से है। आंधी तूफानों का सीधा संबंध हवा का तापमान बढ़ने और वातावरण में नमी की मौजूदगी से है और इसी से तूफान भी बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने से हवा का तापमान बढ़ रहा है और नमी का स्तर भी बढ़ रहा है, इसलिए तूफान ज्यादा आ रहे हैं और बिजली गिरने की घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं। तो साफ है कि धरती के गर्म होने के साथ साथ बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं वो बढ़नी भी निश्चित है और क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। 2021 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने आंधी तूफानों और बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी जारी करने से जुड़ा एक प्रोटोकॉल तैयार किया था ताकि जान का नुकसान कम से कम किया जा सके। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने दामिनी मोबाइल ऐप तैयार किया। इसके अलावा रेन अलार्म मोबाइल ऐप जो है ये भी तैयार किया गया ताकि आम जनता को इसकी सीधे चेतावनियां जारी की जाए। ऐसा किसी मौसमी घटना के 30 से 40 मिनट पहले तक किया जाता है। बिजली गिरने से जुड़ी चेतावनी मौसम, उमंग और मेघदूत नाम के ऐप्स के जरिए 3 घंटे पहले तक ही दे दी जाती हैं, लेकिन इन ऐप्स को लेकर लोगों में जागरूकता अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कई बार ऐसी चेतावनियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इंग्लैंड के मौसम विभाग की वेबसाइट पर हमें बिजली गिरने से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य मिले। कई तथ्य हैं वैसे, लेकिन कुछ तथ्य हम आपको बताते हैं। जैसे अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर रोज बिजली गिरने की औसतन 30 लाख घटनाएं होती हैं, यानी हर सेकंड में 44 घटनाएं। इसका मतलब है कि धरती पर बिजली हर वक्त कहीं ना कहीं कड़क ही रही होती है। बिजली जब गिरती है तो उसकी लंबाई 2 से 3 किलोमीटर हो सकती है, यानी इतनी ऊंचाई से बिजली जमीन पर गिर सकती है। और जो बोल्ट है उसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन इस चैनल से होकर जो चार्ज आता है वो हवा के तापमान को 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है, जो किसी को भी भस्म करने के लिए काफ़ी है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी मिला कि बिजली कड़कने से पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है। पौधों के बढ़ने के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़रूरी है। बिजली कड़कने से वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाती है, जो हवा में मौजूद नमी के साथ मिलकर बारिश की शक्ल में गिरती है और मिट्टी तक पहुंचती है। तो ये कई दिलचस्प तथ्य हैं बिजली गिरने से जुड़े हुए। और इस सब पर बात करने के लिए, बिजली गिरने से नुकसान इतना क्यों होता है और उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जाने माने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बिजली पर काफ़ी कुछ बता दिया। अब आपसे पहला सवाल ये कि बिजली गिरने की घटनाओं का क्लाइमेट चेंज से कितना गहरा नाता है और क्यों? क्योंकि अब कई स्टडीज़ इस तरफ लोगों को बता रही है कि सीधा सीधा असर दोनों के, सीधा सीधा संबंध दोनों के बीच में है। देखिए, पहले तो ये हम जान लें कि लाइटनिंग या बिजली गिरना एक नेचुरल हैजार्ड है और उसके पीछे मुख्य जो कारण है, पहला कारण तो है नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो नेचुरल जो है जल वायु परिवर्तिता जिसे कहते हैं, नेचुरल रीजंस है। दूसरा रीजन है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और तीसरा अर्बन हीट आइलैंड। तो ये मानना है कि जैसे जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, नेचुरली क्लाइमेट चेंज पैटर्न भी चेंज करेंगे और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यदि आप जैसलमेर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50% और टेम्परेचर है 45 डिग्री, और दूसरी जगह हम जाए लेह में जहाँ टेम्परेचर है
2 डिग्री, और ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%। और यदि एक्चुअल में आप देखेंगे तो नमी ज्यादा जैसलमेर की हवा में होगी। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे हवा का, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ठीक वैसे ही जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, धरती के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और नेचुरली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो नेचुरली ज्यादा मॉइस्चर मिल रहा है आपके पास, हीटिंग भी हो रही है, कन्वेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा थंडरस्टॉर्म होंगे, ज्यादा लाइटनिंग के फिनोमेना हो सकते हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा, कौन से दिन हैं साल में जब बिजली गिरने की आशंका सबसे ज़्यादा हो सकती है, जब लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है सीजन के ऊपर और लोकेशन के ऊपर। यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत की और मध्य भारत की, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो आपकी शुरुआत तो हो जाती है प्री मानसून सीजन से, यानी कि हॉट वेदर सीजन मार्च अप्रैल मई से शुरू होती है और मानसून सीजन में और बढ़ जाती है। और बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो है आपकी, और खासकर आपके बंगाल, कुछ हिस्सा बिहार का, जहाँ पे काल बैसाखी ज्यादा होती है। काल का मतलब ही डेथ है, तो अभी आपने देखा होगा बिहार में काफी डेथ भी हुई। तो ये जो प्री मानसून सीजन में ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी होती है, ये आपकी ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। और वैसे यदि आप देखें तो नेचुरली शुरुआत हो चुकी है प्री मानसून सीजन से, और मानसून सीजन में सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ये इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर शर्मा, मेरा तीसरा सवाल कि बिजली गिरने से जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए मौसम विभाग या भारत सरकार द्वारा क्या क्या किया जाता है, क्या क्या किया गया है? देखिए, इसके लिए पहला तो जो अब मेजर है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी कि हम लोगों तक अर्ली वार्निंग पहुंचा सकें, यानी कि आपके रीजन के अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने जा रही है, तो उसकी चेतावनी, पूर्व चेतावनी तंत्र जिसे कहते हैं, तो वो एक उसको डेवलप किया जा रहा है। पर उसमें ध्यान रख लीजिए, यदि आपको पिन पॉइंटेड अर्ली वार्निंग देनी है कि कौन से एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से ब्लॉक में स्ट्राइक करेगा, तो वो उसको आपको बहुत दिन पहले नहीं आप बता सकते, सिर्फ 3-4 घंटे पहले ही बता सकते हैं, जिसे हम नाउ कास्ट कहते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो नाउकास्ट बेस्ड होता है, वो सैटेलाइट डेटा और रडार रडार का इसमें सबसे अहम रोल है, डॉपलर वेदर रडार का, जो आपके अगले 2-3 घंटे में बता देगा कहाँ पे जो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होते हैं, काले घने बादल, और उनकी वर्टिकली ग्रो करते हैं ऊपर, और उन्हीं के चलते जो है ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होता है। तो ये बादल कहाँ डेवलप हो रहे हैं, तो ये आपको रडार पकड़ लेता है। तो रडार, सैटेलाइट, और इसके साथ साथ हमारा मेसो स्केल मॉडल मॉडल जो थोड़े से एरिया के लिए काम करते हैं, तो इन सबको कंबाइन करके जो है नाउकास्ट इशू की जाती है, जो कि आपको आईएमडी की वेबसाइट पे उपलब्ध होती है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं डिफरेंट रीजन्स के, उनको दिया जाता है ये। और रेडियो, अखबार, अखबार तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करेगा, टीवी के माध्यम से ये सारी खबरें, फैक्ट्स, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ आपका एनडीएमए जो है वो भी इसमें साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें हम पूरा जो डेटा है, डेटा में क्या है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसके लिए लाइटनिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश किया गया है, फॉस्टेरियो को स्टेशन लगाए हैं, फिर सैटेलाइट से हम बहुत सारी लाइटनिंग का डिटेक्शन का डेटा मिल जाता है। तो ये सारे डेटा को यूटिलाइज किया जा रहा है। थर्डली, इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन, आपको टारगेटेड कैंपेन की जा रही है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रही है कि भाई अब ये काल बैसाखी का महीना है, इस महीने में ये जो है इनकी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बढ़ती है, खासकर बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन में। तो लोगों को ये बताया जा रहा है। दामिनी ऐप है, मौसम विभाग ने ऐप डेवलप किया है, दामिनी ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और वो आपको चेतावनी देगा कि किस रीजन में ये अर्ली वार्निंग इशू की गई है, जहां पर लाइटनिंग की संभावनाएं ज्यादा है, तो आप उसकी जान से बचा लेते हैं अपने आप को। उसके साथ साथ अभी यदि आईएमडी की वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि सैटेलाइट पिक्चर है, रडार पिक्चर, और साथ में लाइटनिंग, कहाँ लाइटनिंग एकदम किस इंडिया में किस रीजन में इस समय लाइटनिंग हो रही है। ये आपको मैं बता दूं कि इस समय 2000 थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग 2000 जगह पे पूरे वर्ल्ड में हो रही है, हर हर समय होती रहती है। तो वो लाइटनिंग जो ऐप है हमारी इंडिया के किस रीजन के अंदर कहाँ पर इस समय लाइटनिंग हो रही है उसकी जानकारी देता है, 15 मिनट पहले कहाँ हुई और 30 मिनट पहले कहाँ थी, ये सारी जानकारी आपको फ्लैश करती रहती है वहां पे रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स में। तो आप देख सकते हैं जाके, और हम ये चाहते हैं कि
लोग उस वेबसाइट पे जाएं, और हम चाहते हैं लोगों को मेघदूत बनाएं कि वो खुद जाएं उस साइट पे, खुद देख सकते हैं अपने आप की कहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि कॉमन सेंस, जब भी आप देखेंगे इस तरह के जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है, ये आफ्टरनून में होती है, 3, साढ़े 3, 4 बजे इसके आसपास होती है ज्यादातर एक्टिविटी, क्योंकि हीटिंग के इससे रिलेटेड है। हीटिंग चाहिए, मॉइस्चर आना चाहिए कहीं से, हीटिंग हो रही है, मॉइस्चर है तो हवा ऊपर को उठेगी, गर्म हवा और नमी वाली हवा। अब ऊपर उठ के क्यूमुलस बादल बनेंगे जो गोभी के फूल की तरह होते हैं, और फिर ज्यादा मॉइस्चर और हीटिंग होगी तो वो क्यूमुलोनिम्बस बादल बन जाते हैं, और जिसमें बहुत सारी नमी होती है और दिन के समय अंधेरा हो जाता है एकदम। तो वही आपके लिए एक इंडिकेशन बहुत बड़ा है कि दिन में एकदम अंधेरा हो जाए तो दैट मीन्स क्यूमुलोनिम्बस बादल बन गए। अब उसमें चांसेस है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के। और चूंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, तो पहले लाइटनिंग दिखाई देगी, उसके बाद थंडर होगा। तो ये सब चीजें जैसे आप देखें, तो पहली बात, आप सीधा अपने सेफ जगह पे, कोई भी बिल्डिंग आसपास हो उसमें चले जाएं। कार में है तो कार में रहें, ओपन में ना रहें। ज्यादातर लोग जो खेतों में होते हैं या कैटल ग्रेजिंग कर रहे होते हैं या कैंपिंग कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग, वो लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो जो बाहर होगा तो नेचुरली उसी को लाइटनिंग। और दूसरा, पेड़ के नीचे, खंबे के नीचे जो टॉल स्ट्रक्चर है उनके पास ना खड़े हों। तो ये चीजें, उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि देखिए, आपने ब्रिटिशर्स ने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई थी सब में लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए थे। पता नहीं आजकल की बिल्डिंगों में क्यों लगाना बंद कर दिया। अर्थिंग होना बड़ा जरूरी है। तो लाइटनिंग कंडक्टर से यदि लाइटनिंग होती है तो उससे पास करके अर्थ में चली जाएगी, आप प्रोटेक्ट हो जाओगी। तो ये सारी अवेयरनेस लोगों को बतानी पड़ेगी कि लो लाइंग एरिया में रहना है आपको, पेड़ और खंभों के आसपास नहीं खड़ा होना है। तो ये सारी जानकारी जो है मौसम विभाग आपको उपलब्ध करा रहा है। और यदि आप अवेयरनेस को, हमें हाँ एक जरूर है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी से भी ज्यादा है क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि किस रीजन में हमें नेचुरली दिखाई दे रहा है हमारे सैटेलाइट पिक्चर से, रडार से, कि कहाँ लाइटनिंग होने जा रही है। तो वहां पे लोगों को इमीडिएटली मतलब कि मैसेज दिए जाए और उनको समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन जारी रखें वहां, जिससे उन्हें पता है कि यदि लाइटनिंग होती है तो हमें क्या करना है, कौन सा सुरक्षित स्थान है, कहाँ जाना है। और यदि ये सब चीजें हम करते हैं, और सब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनडीएमए भी है, कुछ एनजीओ भी जुड़े हुए हैं, मौसम विभाग तो बहुत अपना काम कर ही रहा है, और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यदि हम, जैसे ही ये थंडरस्टॉर्म शुरू होता है तो आप स्क्रॉलर्स में चला सकते हैं। सभी टीवी चैनल्स को मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपने स्क्रॉलर्स में चलाइए कि आपके रीजन में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने जा रही है, और प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए। यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली, कहते हैं, जान माल की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शर्मा। आपसे बातचीत में कई नई बातें जानने को, सीखने को मिलती हैं, ख़ासतौर पर क्लाइमेट चेंज, मौसम से जुड़ी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया।